तो असम के चुनाव में अब तक सबसे अहम मुद्दा था घुसपैठिया। बीजेपी का दावा था कि वो लगातार तीसरी बार जीत कर आएगी तो राज्य से घुसपैठियों को बाहर करेगी। पार्टी युवाओं को रोजगार और 5 लाख करोड़ के निवेश की भी बात कह रही थी, लेकिन अब ऐसा लगता है असम चुनाव के सारे मुद्दे गौण हो गए और भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा हो गया। सवाल है, भ्रष्टाचार अगर चुनाव में मुद्दा बना तो इसका फायदा किसे होगा? टू द पॉइंट में आज इसी पर चर्चा करेंगे। देखिए, चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जो 9 अप्रैल यानी वोटिंग के दिन निर्णायक साबित हो सकता है। कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री और उनके परिवार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। जवाब में बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। रिपोर्ट देखिए। असम में चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप, वार और पलटवार की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने पूछा, क्या रिनिकी भुइयां शर्मा के पास दुबई का गोल्डन वीजा है? क्या ये गोल्डन वीजा भारतीय पासपोर्ट पर है? क्या परिवार के किसी सदस्य के पास दुबई में संपत्ति है? क्या शर्मा परिवार का कोई सदस्य विदेश में कारोबार कर रहा है? क्या हिमंता बिस्वा शर्मा ने विदेश में अपनी या परिवार की संपत्ति का ब्यौरा चुनावी शपथ पत्र में किया है? नहीं, हम असम का चुनाव क्या, अगर असम में जितना भ्रष्टाचार है हेमंता बिस्वा शर्मा के सरकार में, और हेमंता बिस्वा शर्मा जितना भ्रष्टाचार किया है, चाहे माटी का सिंडिकेट चलाता है, पत्थर का सिंडिकेट चलाता है, कोयला का सिंडिकेट चलाता है, कसैली का और तो और गोरू का भी सिंडिकेट ही चलाता है। और ये भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ है। इतना भ्रष्ट मुख्यमंत्री देश में कोई मुख्यमंत्री अब तक ऐसा नहीं हुआ होगा। और इसके खिलाफ हम भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये नई बात क्या है, अभी तो इसके और भी कई चीजें आएंगे सामने और इनका सीधा और इनका जगह आपका जेल में होगा, इसको कोई नहीं बचा पाएगा। आरोप का जवाब देने में हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी ने देर नहीं की। उन्होंने एक्स पर अपने अकाउंट पर लिखा, मैं आपका इंतजार खत्म करती हूँ और इन हास्यास्पद सवालों के जवाब खुद ही दे देती हूँ। जवाब यह है कि ना तो मेरा, ना मेरे बच्चों का और ना ही मेरे पति का दुबई या भारत के बाहर कहीं भी कोई कारोबारी हित या संपत्ति है। इसी से पता लगता है कि कांग्रेस में मैच्योरिटी की कमी कितनी है। वो लोग इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, वो भी एआई जनरेटेड पासपोर्ट के बेसिस से, एआई जनरेटेड फोटो के बेसिस पे। एक नेशनल, वो लोग भी तो एक नेशनल पार्टी है, उसके बावजूद वो लोग इतना एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं विदाउट डूइंग एनी होमवर्क। बस बच्चों के जैसा मीडिया को बुला लिया और पवन खेरा जी ने बोल दिया कि हमारे सीएम के वाइफ के नाम पे 3 पासपोर्ट है। और जो उन्होंने पासपोर्ट दिखाया है उनमें से एक पासपोर्ट तो पाकिस्तान के एक पेज में, पाकिस्तान ई जमात करके एक पेज है, उसमें एक बंदे ने पोस्ट किया था लॉस्ट कि उन्होंने अपना पासपोर्ट गुमा दिया है। वही पासपोर्ट में बस फोटो हटा के हमारे सीएम के वाइफ की फोटो चिपका के उन्होंने दे दिया है। ये मतलब ये तो देशद्रोही का काम है, हम अगर बोले। असम के बीजेपी पार्टी के मुख्यमंत्री पर लगे आरोपों के बचाव में प्रधानमंत्री मोदी सामने आए। डिब्रूगढ़ में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कांग्रेस की तथाकथित फर्स्ट फैमिली है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। असली लैंड एटीएम तो वो है। साथियों, लैंड की असली लूट क्या होती है ये मैं आपको बताता हूं। कांग्रेस की जो यथाकथित फर्स्ट फैमिली है, दिल्ली में जो रहती है, शाही परिवार, जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। असली लैंड एटीएम तो वो है। इन लोगों पर दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में नेशनल हेराल्ड घोटाला करके हजारों करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। इसको लेकर अदालत में केस चल रहे हैं। एक राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट है, इस पर उद्योगों के लिए दी गई जमीन कब्जा करने के आरोप लगे हैं।
एक जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड है, उस पर भी दिल्ली में प्राइम लोकेशन पर जमीन कब्जाने को लेकर केस हुए हैं। ये इस शाही परिवार के कुकर्म है और यहां आकर ये लोग दूसरों पर झूठे आरोप लगाते हैं। साथियों, कांग्रेस को आज जमीन की याद इसलिए आई क्योंकि इसकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। असम के रोंगो नदी और चाबुआ विधानसभा में प्रचार करने आए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को प्रचार करने से रोका गया, तो उन्होंने फोन के जरिए आवाम तक अपनी बात रखी। ये लोग इन प्रकार चुनाव जीतने का हमेशा से प्रयास किया है, कभी वोट चोरी करके चुनाव जीतना या फिर हमें चुनाव प्रचार प्रसार करने से रोकना। लेकिन आप सभी लोगों को हम कहना चाहेंगे, पहली बार असम की धरती में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कदम रखा है और इसमें जय भारत पार्टी और आशा के लोगों ने मिलकर आज यहाँ के आदिवासी किसान मजदूरों का हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए संकल्प लिया है। औरंगाजुली में जेएमएम प्रत्याशी प्रभात दास का प्रचार करने आई पार्टी के स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने पार्टी के संकल्प को पेश करते हुए कहा कि जेएमएम चाय बगान के श्रमिकों को 500 न्यूनतम मजदूरी और महिलाओं को 2500 प्रतिमाह सम्मान राशि, हर परिवार को आवास, बच्चों को बेहतर शिक्षा और युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश करेगी। असम चुनाव से पहले मुख्यमंत्री परिवार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से असम के सियासी माहौल में उबाल आ गया है। हिमंता के बचाव में पीएम के सामने आने और कांग्रेस पर आरोप लगाने के बाद दोनों पक्षों में किसी के पीछे हटने के कोई संकेत नहीं है। साफ है कि असम में सोशल मीडिया अब नैरेटिव की जंग का बड़ा मैदान बन गया है। नक्षत्र न्यूज के लिए निलय सिंह की रिपोर्ट। चलिए, तो असम चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि असम चुनाव में अब निर्णायक समय आ गया है। अब 9 तारीख को वहाँ पे वोटिंग होना है। उससे पहले अगर बात करें तो 7 तारीख को चुनाव प्रचार का दौर खत्म हो जाएगा। 7 तारीख शाम 5 बजे ऐसे में महत्वपूर्ण हो जाता है इस विषय पर चर्चा करना, क्योंकि आखिरी दौर में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी छाया रहा और आखिरी दौर में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कमान संभाली और भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर ही सवाल उठा दिए। अब इसका इफेक्ट क्या होगा? क्या वाकई में जनता भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वोट करेगी जब 10 सालों से बीजेपी वहाँ सत्ता में है और पहले कांग्रेस भी रह चुकी है? वहाँ पे तीसरा मोर्चे के तौर पर हेमंत सोरेन भी चुनावी मैदान में है, किस सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान है, परिचय करवा देते हैं। टू द पॉइंट में चर्चा करने के लिए अजय सिंह जी हमारे साथ है, सीपीआई के, सागर जी नजर आ रहे हैं जेडीयू से, और अख्तर अली साहब है कांग्रेस से। स्वागत। और सबसे पहले अख्तर अली साहब आप ही के पास जाएंगे। भ्रष्टाचार का मुद्दा आप लोग लास्ट समय में उठा रहे हैं, जो चीज़ें पहले होनी थी, आपको लगता है फायदा देगी जनता? लास्ट समय में आप उठा पा रहे हैं? देखिए दीपक जी, भ्रष्टाचार का मुद्दा हम कल से नहीं बल्कि 2022 से ही लगा रहे हैं। जब हेमंत बिस्व शर्मा ने आपदा के वक्त में जो अवसर तलाशा था, उस वक्त भी हम लोगों ने आवाज़ उठाई थी जी कि किस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ने अपनी पत्नी की कंपनी को बिना टेंडर का जो वर्क दिया था और जो किट्स जो लेना जो 600 रुपया में बाजार रेट था, उसको अपनी पत्नी की कंपनी को 990 रुपया में किस तरह से दिया था, और बिना टेंडर का वर्क ऑर्डर देना, उस वक्त भी हम लोगों ने लगाया था उन पे आरोप। और ज़मीन का घोटाला जो उन्होंने किया था कि किस तरह से कृषि भूमि ज़मीन को ले करके फिर उसको औद्योगिक में करा करके 10 करोड़ का जो उन्होंने सब्सिडी लिया था। और अभी तो जो आरोप नहीं बल्कि यह सच्चाई है, और जब सच्चाई सामने देश की जनता के सामने हम लोगों ने खोल करके रख दिया है, तो बीजेपी को करना क्या चाहिए था इस वक्त कि हमने आरोप लगाया है, हमने उस वक्त भी जो आरोप लगाया था आरटीआई के दस्तावेज के बिना पे लगाया था। ठीक है, अगर आरटीआई का दस्तावेज अगर गलत था तो इनको, अगर ये सच्चे थे तो दस्तावेज सामने कर देनी चाहिए थी कि भाई या फिर अभी जो हमने अगर लगाया है तो श्वेत पत्र जारी करे। और हम मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी में एक जांच हो। और अब ये लोग व्यक्तिगत आरोपे पे चले आए हैं। अभी आपने
देखा प्रधानमंत्री का जो भाषण चल रहा था, कितना ठीक है। झूठ, साफ गोई से झूठ बोलते हैं कि नेशनल हेराल्ड पे इन लोगों पे केस चल रहा है, दिल्ली में केस चल रहा है, कोर्ट ने अभी क्या आदेश दिया, ठीक क्या है। अब वो केस रह गया है? लेकिन फिर भी देखिए आरोप अब व्यक्तिगत आरोपों में आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि हेमंत बिस्व शर्मा की 10 सालों में 665% संपत्ति कैसे बढ़ गई। ठीक है, और हमने जो उनका जो टेस्ट हेवन स्टेट है, ठीक है। उसमें जो इन्होंने 52,000 करोड़ का जो मैंने संपत्ति जो दिखाया है, अगर ये गलत है, 3 देशों का जो मैंने पासपोर्ट का जो उनको दिखाया है कि ये 3 देशों में उनकी पत्नी का पासपोर्ट है, अगर ये गलत है तो हेमंत बिस्व शर्मा गृह मंत्री को बोल के SIT जांच करवा ले। चले ठीक है, ठीक है। सागर जी, एक रिएक्शन आपसे चाहिए। क्या भ्रष्टाचार का मुद्दा चलेगा असम जैसे राज्य में? देखिए, असम के चुनाव में NDA बहुत मजबूती से अभियान में लगी हुई है और NDA के साथ वहाँ भारतीय जनता पार्टी, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट तीनों मिल करके चुनाव लड़ रहे हैं। 2023 में परिसीमन के पश्चात पुनः सीटों की सीमांकन और आरक्षण तय की गई है। इसके बाद 2026 में ये पहला चुनाव है। हमें पूरी उम्मीद है कि हमें वहाँ सफलता मिलेगी NDA को, और हम लोगों ने 31 जो संकल्प पत्र हमारा NDA का है उसमें 31 प्रमुख वादे किए हैं, जिसमें लव जिहाद के विरुद्ध कठोर कानून की चर्चा और बेहतर कानून व्यवस्था राज्य में देने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। UCC कानून को लागू करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है, और इस कानून में जो शेड्यूल एरिया है और जो 6th शेड्यूल के अंतर्गत जो आते हैं उनको इससे बाहर रखा गया है। और साथ में घुसपैठियों के द्वारा जो अतिक्रमण की गई है जो जमीन, उसे भी वापस दिलाने का लक्ष्य हमारा है। और जो अरुणोदय योजना है जो पूर्व से चलते आ रही है, उसकी राशि को 1250 रुपये से बढ़ा करके 1350 रुपये करने का हम लोगों ने वादा किया है। और जो 2016 में और 2021 में जो हम लोगों को सफलता मिली है NDA को, उससे भी कई बड़ी सफलता हेमंत बिस्व शर्मा जी के नेतृत्व में आसाम में मिलने जा रही है। चलिए ठीक है। अजय जी, आपसे एक रिएक्शन। भ्रष्टाचार का मुद्दा हर चुनाव में दिखता है, लेकिन फिर 5 साल तक सरकारें खामोश हो जाती है, विपक्ष भी खामोश हो जाता है। देखिए, पहली बार हमको लगता है आज आसाम में इतना दिन से चर्चा हो रही थी भ्रष्टाचार, तो सर अगर भ्रष्टाचार एक राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए था, जो बना है आज जैसा चर्चा हो रही कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के रूप में, तो हेमंत बिस्व शर्मा जी के साथ जो पहली घटना घटी है, वो कांग्रेस में जब थे तो उन पर किसने आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, गृह मंत्री झारखंड भारत सरकार ने। हाँ। और जब वो चले आए तो भ्रष्टाचार मुक्त हो गए। तो ये सवाल उठता है कि भ्रष्टाचार के मायने पर जब चर्चा हो तो कोई किसी भी दल की सरकार हो या किसी भी दल के लोग हो, वैसे भ्रष्टाचारियों को क्या अपनी पार्टी में लेना चाहिए? अगर आप भ्रष्टाचार की बात करते, सामूलता से बात करते तो। दूसरी चीज, अभी मैं ये कह रहा था, बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, रोजगार सृजन पर बात होनी चाहिए, लोगों का लाइफ स्तर कैसे, जीवन स्तर ऊंचा, इस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। और बात ये होनी चाहिए कि अभी हम देख रहे हैं न्यूनतम वेज की जब बात होनी चाहिए, आपने 4 लेवल कानून लागू किए, तो हम आसाम में टी बगानों में आज भी 500 रुपए की बात करें, दिहाड़ी की बात कर रहे हैं। तो इतना दुखद है कि भाई 500 रुपए देने की अभी भी बात कर रहे हैं हम लोग। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि जब न्यूनतम वेज केंद्र सरकार ने घोषणा कर दिया है, उसके बाद भी हम कह रहे हैं 500 देंगे, कोई 400 देंगे। तो जीवन को स्तर को ऊपर उठाने के लिए जो हमको संविधान प्रदत्त अधिकार है और देश का जो फेडरल सिस्टम में जो अधिकार दिया गया है कानूनन रूप से, उन कानूनों का स्वतः पालन हो चाहिए। एक बहुत ही गंभीर सवाल है, अभी सागर जी भी घुसपैठियों की बात करते हैं। अगर 3-3 पासपोर्ट एक आदमी के नाम से निकलता है, मैं नाम इसलिए नहीं हो कि उनको सोचना चाहिए कि घुसपैठ का बढ़ावा देने वाले लोग, ये कबूतरबाजी जिसको हम कहते हैं ना, आपने देखा एक समय आया था कबूतरबाजी का, जो ये ऐसे लोग हैं जो एक ही व्यक्ति 3-3 देशों का पासपोर्ट लेके देश इंडिया में रह रहा है और घूम रहा है। ये किस चीज को बताने का प्रयास कर? क्या घुसपैठ के लिए बांग्लादेश से जो लोग आते हैं उसके लिए 10 साल के बाद भी क्या राज्य की वहां की जनता दोषी है?
अरे उसके लिए जनती है, आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार है, ठीक अगर है। घुसपैठ बढ़ती है तो कहीं ना कि गृह चलिए, ठीक है विभाग सर। पूरी तरह उसमें संलिप्त है। चलिए ठीक है, हमारे साथ नवीन हमारे सहयोगी जुड़े हुए। हाँ, एक रिएक्शन दे, नवीन जी के पास जाएंगे। ठीक है। हमारे विद्वान नेता अजय जी ने कहा, जो पासपोर्ट की चर्चा इन्होंने की, उस पर आज माननीय हेमंता बिस्वा शर्मा जी का स्वयं का भी उनका बयान आया है कि जो 3 पासपोर्ट की चर्चा कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा जी के द्वारा किया गया है, उसमें जो भारत सरकार के जो डिप्लोमेटिक विंग है उससे असम की पुलिस ने तत्काल इस पर जांच पड़ताल करते हुए ये पाया है कि जो यूएई का, जो दुबई का जो पासपोर्ट है यूएई का, वो फर्जी है, और अन्य जो 2 देशों का पासपोर्ट जिसकी जिक्र की जा रही है उसका भी 1-2 दिनों के अंदर खुलासा हो जाएगा। और उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इस बात को कहा है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस तरीके के जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स और जो बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, इसके खामियाजे के रूप में हो सकता है कि उनका जो जीवन का अंतिम समय है वो आसाम की जेल में बीते। तो जो आसाम के माननीय मुख्यमंत्री हैं वो दूध का दूध पानी का पानी कराने के लिए तैयार हैं, उन्हें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। और भ्रष्टाचार का भी अभी चर्चा इन्होंने किया, तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाना एक बात है, भ्रष्टाचार को साबित करना दूसरी बात है। तो भ्रष्टाचार के आरोप मिलेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो सागर कुमार हो, चाहे वो अजय जी हो, या कोई भी हो, उस पर कार्रवाई हो। चलिए ठीक है, नवीन हमारे साथ जुड़े हुए हैं डिब्रूगढ़ से, असम से। नवीन, आप तो लगातार घूम रहे हैं और अब हालिया दिनों में लगभग 2-3 दिनों में हम देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा काफ़ी असम में है। क्या वाकई में जमीन पर लोगों के बीच में भ्रष्टाचार का मुद्दा चर्चा में है? देखिए, निश्चित तौर पे कल पवन खेड़ा ने जो आरोप लगाए थे और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद, पवन खेड़ा के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद झारखंड के, माफ कीजिएगा, असम की सियासत जो है बेशक गरमाई। जाहिर तौर पे जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी की जो विपक्षी पार्टियां हैं, सीधे तौर पर हेमंता बिस्वा शर्मा और उनकी पत्नी पर यह गंभीर आरोप लगा। लेकिन सबसे बड़ी बात दीपक का, आप इसको देखिए कि जैसे ही ये मामला आया, पवन खेड़ा ने पीसी की, रात को, देर रात जो है हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी ने FIR दर्ज कराया इस पूरे मामले में, और ये पूरा मामला को जो है उन्होंने फर्जी करार दिया है। हेमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान जो आप सुनिएगा, उन्होंने कहा कि अगर इस पूरे मामले में अगर उनकी पत्नी का अगर दोष है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर ये मामला फर्जी है तो पवन खेड़ा की जो है वो कानून के चंगुल से बचना नहीं चाहिए और बाकायदा उनकी पूरी जिंदगी जो है जेल में बीतनी चाहिए। देखिए, चूंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर है और मुझे लगता है कि ये पूरे मसले को अगर आप देखेंगे तो जो वर्तमान युग है वो AI का एक दौर है, और इस तरह के जुड़े हुए जो ज्यादातर मामले हैं उसको AI से जोड़कर देखा जाता। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं किसी चीज को, मैं जो मोटे तौर पर जो राजनीतिक के गलियारों में जो चर्चा है वो ये है। देखिएगा, पूरा सोशल मीडिया जो है असम का इन दिनों भरा हुआ है तीनों पासपोर्ट की तस्वीर को लेकर के। हालांकि अब इस पूरे मामले में, चूंकि इस पूरे मामले में डिप्लोमेसी को कार्रवाई करनी है, गृह मंत्रालय की तरफ से जो है पूरा जांच जो है वो होना है। हालांकि असम पुलिस से बाकायदा आग्रह किया गया है कि इस पूरे मामले की जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। जाहिर तौर पर चूंकि AI का दौर है तो नेता इस बात का बहाना जरूर बनाते हैं कि शुरुआती दौर में कि AI से जनित ये तस्वीरें हैं। हालांकि ये जांच का विषय जरूर है कि अगर पवन खेड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के सामने इतनी बड़ी बात रख रहे हैं और जो कागजों का हवाला दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर कुछ कागजात उनके पास होंगे। लेकिन चूंकि इस पूरे मामले में पुलिस को कार्रवाई करनी है, पुलिस को देखना है कि क्या कुछ मसला है। दूसरा सवाल दीपक, आपने पूछा कि क्या असम में भ्रष्टाचार के मामले हैं, तो देखिए सवाल ये है कि कांग्रेस तो अपने जितने भी कार्यक्रम है, रैली है, तमाम चीजों में असम सरकार पर जो है भ्रष्टाचार का मामला जो है उठाती रही है। खास करके हेमंता बिस्वा शर्मा को लेकर के भी जो व्यक्तिगत छीटाकसी, जो भ्रष्टाचार के जो मामले हैं, मसले हैं, उसको लेकर उन पर आरोप लगता रहा है। जब वो पूर्व में कांग्रेसी थे उस वक्त भी उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जब वो बीजेपी में आ गए तब भी उस भ्रष्टाचार के दाग से जो है वो छुटकारा नहीं पाए। तो गाहे बगाहे राजनीति में अब जैसे ही ये चूंकि चुनावी दौर है तो जब भी मौका मिलता है तो उनके विपक्षी पार्टी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हैं। लेकिन पूरे असम में मैं जो पूरे जो समीकरण को देखा और समझा तो मुझे लोगों के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर जो एक मुद्दा होता है कि लोग इस बार भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है वोट करेंगे, तो इस तरह का मुद्दा कोई लोगों के अंदर उग्रता, ठीक है
विपक्षी पार्टियां जरूर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रही हैं, लेकिन लोगों के बीच भ्रष्टाचार जैसा मसला जो है वो मैं नहीं देख पाया। लेकिन हाँ, ये जरूर कह सकते हैं चूंकि 10 साल किसी भी गवर्नमेंट का होता है तो एक एंटी इनकम्बेंसी का मसला होता है। हाँ। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन हाल के दिनों में जो योजनाएं चलाई गई, खास करके आप देखेंगे कि अब ज्यादातर राज्य जो है अपने महिला वोटरों को टारगेट करते हैं। तो देखिए, ये एक नया आप कह सकते हैं कि राजनीति में ये एक तरह का शायद प्रयोग है कि आप चाहे आप बिहार का उदाहरण देख लीजिए, झारखंड का उदाहरण देख लीजिए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कि आप वोटिंग के पहले कुछ ऐसी योजना लाइए जो सीधे तौर पर एक सरकारी योजना हो, आप कैश ट्रांसफर कर दीजिए और आप उसमें मैनिपुलेट कर सकते हैं। खैर, मैं ये बात तो नहीं कह सकता हूँ, आरोप नहीं लगा सकता हूँ कि मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन हाँ, जो हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से जो उनकी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हैं, उन योजनाओं का असर है। हाँ, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि एंटी इनकम्बेंसी का मसला नहीं है। पूर्व में लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरा चुनाव बहुत इजी है और आराम से इस फॉर्मेट में जीता जा सकता है, लेकिन अभी मैं नेक टू नेक फाइट जो है वो कहीं ना कहीं असम में देख रहा हूं और कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक कड़ा मुकाबला है। हालांकि अपर असम की बात की जाए तो वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के एंट्री होने के बाद कई सीटों पर ट्रेंगल का भी मामला बना है, क्योंकि आप देखिए पूरे राज्य में 25% आबादी जो है वो जो है आदिवासी समुदाय से ताल्लुकात रखते हैं। 3.5 करोड़ की जनसंख्या में आप तो कम से कम जो है 70 लाख आदिवासी निवास करते हैं। तो पूरे चुनाव में दीपक यही है कि चूंकि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठे हैं, पिछले 2 दिन में भ्रष्टाचार पर बातचीत हो रही है, पूरे सोशल मीडिया पे ये तमाम चीजें जो है वो कहीं ना कहीं चलिए ठीक भरा है। हुआ है। नवीन जी आप हमारे साथ बने रहिए, अजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अजय जी से भी बातचीत कर लेते हैं। अजय जी, नवीन जी को आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मुद्दा तो उठाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन भ्रष्टाचार का मुद्दा उतना हावी नहीं है लोगों के बीच में, और ये आमतौर पर हम तमाम चुनाव में देखते हैं। आप झारखंड में देख लीजिए, झारखंड में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा खूब उठा, बिहार में खूब उठाए गए विपक्ष के द्वारा, हमने और भी अलग अलग प्रदेशों में हमने देखा। सिर्फ मुझे लगता है एक ऐसा राज्य जहां मुझे दिखा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पूरी सरकार बदल गई, वो दिल्ली में दिखता है। बाकी आप हिंदी बेल्ट में आप कहीं भी चले जाइए, वहाँ कहीं पे नहीं दिखता कि भ्रष्टाचार का मुद्दा आपने उठाया और लोगों ने उस चीज़ को मान लिया। देखिए दीपक जी, आपने जो बोला, आपने देखा प्रधानमंत्री कांग्रेस पर लगा रहे भ्रष्टाचार का आरोप और कांग्रेस लगा रही है बीजेपी पर भ्रष्टाचार का आरोप। तो ये आरोप प्रत्यारोप का जो दौर आता है, तो आप भ्रष्टाचार को आपने जिस तरह से देख रहे हो, तो जनता समझ रही है कि बीजेपी भी लगा रही है भ्रष्टाचार का आरोप और कांग्रेस भी लगा रही है भ्रष्टाचार का आरोप। तो जनता जो अभी हमारे सागर भाई बहुत ईमानदारी से कई बातों को कर रहे थे, मैंने क्या कहा था कि जिस तरह से पासपोर्ट उनका है, अगर बना सोशल मीडिया या कहीं चल रहा है, तो ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी का काम है कि उसको आइडेंटिफाई करके जनता के बीच में रखेंगे। कोई भी नेता जो नेशनल टीवी पर या किसी को बयान देता है तो कुछ ना कुछ तथ्य रहते हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं कुछ ने जो बात आते तभी कोई तथ्य रखता है। दूसरी चीज आपने देखा, कई घोषणा पत्र है, लव जिहाद को इन्होंने प्राथमिकता देने का काम किया, यूसीसी पर बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी हर जिले में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। तो क्या ये, मैं इसको कहता ये भी भ्रष्टाचार है। जनता को बीच में झूठे वादे रखना भी एक राजनीतिक। अरे सर, तो एक आप इस पूरे देश में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपने अपने अनुरूप चंदा को लेने के लिए पार्टी को कैसे बढ़ावा मिले, तमाम चीजों के लिए कानून बनती है। एक ऐसा कानून क्यों नहीं संसद में बना दिया जाता तमाम पार्टियों की तरफ से कि भाई जो काम नहीं करेगा रिकॉल किया जाए। राइट टू रिकॉल की मांग अभी राज्यसभा में हुई थी, आम आदमी पार्टी के एक सांसद के द्वारा उठाया गया। ऐसा कोई कानून बना दिया जाए, या फिर वैसा कोई कानून बना दिया जाए कि जो आप संकल्प पत्र में या जो आप घोषणा पत्र कर रहे हैं, जिसके जरिए आप जारी कर रहे हैं, उसमें अगर 5 साल में आप 75% आपने प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया तो अगली बार आप 5 साल के लिए आपको चुनाव लड़ने नहीं मिलेगा। ऐसी कोई कानून बना दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। जब सत्ता में लोग आते हैं, हाँ, तो भूल जाते हैं कि जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। हमारा तो साफ कहना है कि जो जनप्रतिनिधि जो वादे करते हैं और पूरा नहीं करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, बिल्कुल, जैसे आप देखेंगे, हमें झारखंड की बात करते हैं, बड़बोले यहाँ के एमपी साहब हैं, उनका परसेंटेज कितना देख लीजिए, महुआ मांझी आदित्य साहू का परसेंटेज दीजिए, बिल्कुल पैसा का खर्च है, बाकी लोगों का परसेंटेज क्या है? तो केवल बोलने से विकास नहीं होता। आप जनता का जो पैसा मिलता है जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता का विकास होना चाहिए। आसाम की जो बात हो रही है, मैं बार बार ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए वहां की जनता के समुचित विकास की बात कीजिए ना।
जनता का कैसे जीवन स्तर को ऊंचा करने की बात कीजिए ना। हाँ। आप जनता को कैसे अधिक से अधिक लाभ दे सकते हैं इसकी बात कीजिए ना। न्यूनतम वेज पर आप बात करते हैं। आप वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं करते हैं। हाँ। वन नेशन वन इलेक्शन की तो बात करते हैं। आप प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा तो हमको लगता है एजुकेशन पॉलिसी पर जितनी चर्चा करनी चाहिए, हमको लगता है बेरोजगारी पर जितनी चर्चा करनी चाहिए, इतना भ्रष्टाचार और महंगाई पर चर्चा हो रही है। इलेक्शन का मेन एजेंडा क्या होता है? तो आप उसको डाइवर्ट क्या करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए, तब ये क्या होता है यूसीसी कानून लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून बनाएंगे। अरे जनता को जो नीड चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था चाहिए कि हमारे यहाँ दूसरे जिला में नहीं जाना पड़े, बढ़िया सड़क चाहिए, बढ़िया स्कूल चाहिए, बढ़िया अस्पताल चाहिए, बढ़िया कॉलेज चाहिए। इन सब चीजों पर चर्चा न होकर आप उनको डाइवर्ट क्या करते हैं कि आप इतना ना ख्वाब दिखाने का काम करते हैं जनता को। आप ऐसी चीजों को घोषणा करते हैं कि हर जिला हर प्रखंड में यूनिवर्सिटी बना देंगे, अस्पताल बना। तो 10 साल में आपने क्या काम किया विकास का? अगर 10 साल में आपने कोई विकास का काम किया होता तो ये घोषणाएं आपको नहीं करनी पड़ती। ये सवाल उठता है। चले ठीक है, अख्तर अली साहब एक रिएक्शन आपसे, उसके बाद ब्रेक पे जाएंगे। जो सवाल हम समझने का प्रयास कर रहे थे नवीन, सही हुआ भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं, हमें वाकई में नहीं दिखता, लेकिन कांग्रेस पार्टी लगातार उठा रही है। अब कांग्रेस भाई इतनी पुरानी पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, इतने सालों तक सत्ता में रही, असम में भी रही, झारखंड में भी रही, इसके बावजूद ये स्थिति है। अब मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं वहाँ के कि भाई ये तो AI के जरिए बना दिया गया, इतना हल्का कोई आरोप कैसे लगा सकता है? देखिए दीपक जी, अगर भ्रष्टाचार अगर मुद्दा नहीं होता तो हेमंत बिस्व शर्मा हिंदू मुसलमान वहाँ पर नहीं करते, विकास की बात करते। अभी भाई साहब जेडीयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहाँ पर लव जिहाद पे जो संकल्प लाया गया है और यूसीसी पे लाया गया है, तो यूसीसी का विरोध तो ये भी करते थे। नीतीश कुमार जी जब तक रहे अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार में, उन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था, ये सब होना नहीं चाहिए। लेकिन अब देखिए इसकी हैसियत से बैठे हैं, बीजेपी प्रवक्ता बन के बैठे हैं या जेडीयू, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि उसका समर्थन कर रहे हैं। लव जिहाद ऐसी बात जो करते हैं, ये तो टारगेटेड वर्ड होता है, टारगेटेड कम्युनिटी पे एक आक्षेप लगाने का काम होता है। अगर भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं होता तो मियाँ मियाँ करके वो चुनाव में नहीं आते। नहीं, वो पोलराइज करने की कोशिश वो जो कहते हैं मियाँ मियाँ को हम हटाएंगे, भगाएंगे यहाँ से, वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर करते हैं। वो कुछ नहीं, वो मियाँ बांग्लादेशी नहीं बल्कि बंगाली मुसलमान को भी कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ी मुद्दा है, और नवीन जी की बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूं कि कल जो उन्होंने बताया कि लोगों के जुबान पे जो चढ़ रही है, हर तरफ व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में ये जो चल रहा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, उन्होंने इससे डिनाई नहीं किया है। और हमारे भी नेता वहां पर गए हैं और लोग त्रस्त हैं इनके साथ में कि एक परिवार भी अपने ही परिवार को जिस तरह से ठिका पट्टा दे करके जो भ्रष्टाचार इन्होंने किया है वो लोगों ने भूला नहीं है। चलिए ठीक है सर। और इस बार इस चुनाव में जरूर सबक सिखाएंगे। चलिए, जो आप कह रहे हैं उस पर हम रिएक्शन और भी लेंगे और बातचीत भी करेंगे, कंटिन्यू बातचीत रहेगी। लेकिन अब असम चुनाव को लेकर चर्चा कर रहे थे, झारखंड में भी घमासान है, आपको कुछ नेताओं के बयान सुनवाते हैं। देखिए ये तो काउंटिंग होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि कितने लोगों का नाम काटा जा रहा है, किनका ऐड किया जा रहा है, क्या वहाँ भी स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। तो जनता का निर्णय कभी गलत नहीं होता है। बिहार चुनाव भी देखिए, यहाँ पर हमारा परसेंटेज बढ़ा लेकिन हम चुनाव हार गए, मतलब जितना ज़्यादा हमारा प्रतिशत बढ़ रहा है और सीट कम हो रहा है। ये जो आंकड़ों का खेल है, ये ईवीएम का खेल है, SIR का खेल है, बहुत बड़ा घोटाला है। तो जनता का तो समर्थन मिलेगा, क्योंकि ऐसे भी वहाँ जिस तरह से शुरू से किया गया, टारगेट किया गया जनता का वोट काटने का। और ये हम नहीं कह रहे हैं, मोदी कहते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, तो समर्थन तो जनता का मिलेगा। भाजपा को से लोग उब चुके हैं, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा कि इस लोकतंत्र के खेल में कौन जीता कौन हारा और षड्यंत्र में कौन जीत गया। देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री अगर कोई है तो वह हेमंता बिस्व शर्मा। हेमंता बिस्व शर्मा की पत्नी के नाम पे 3 पासपोर्ट हैं, जो बिल्कुल इस बात का द्योतक है कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का पैसा
असम के अस्मिता का पैसा, असम की जनता का पैसा हेमंता विश्व शर्मा ने असम से लूट करके अपनी पत्नी के पासपोर्ट के जरिए दुबई सहित अन्य कई देशों में इन्वेस्ट किया है, निवेश किया है। तो हमें लगता है कि जो मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के नाम पर 3-3 पासपोर्ट रखा हो, वह समझा जा सकता है कि उस मुख्यमंत्री से क्या किसी राज्य का भला हो सकता है। तो हेमंता विश्व शर्मा इस बात का पहले जवाब दे कि उनकी पत्नी के नाम पर 3-3 पासपोर्ट कैसे, जिसमें 2 पासपोर्ट मुस्लिम देशों का है। तो ये सर्वविदित है। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं असम चुनाव को लेकर। असम चुनाव में बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे एक मापदंड भी स्थापित किए जा रहे हैं। इस बार तीसरी बार सत्ता में आने को बीजेपी बेकरार है। क्या वाकई में तीसरी बार लौट पाएगी? हमारे साथ नवीन भी जुड़े हुए हैं असम से और अख्तर अली साहब। अजय जी आपसे एक रिएक्शन, उसके बाद सागर जी के पास जाएंगे। सागर जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाता है कि भाई देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा तो वहाँ पे उठ रहा है, पासपोर्ट का एक नया सिगुफा छोड़ा गया है वहाँ पे, हेमंता बिस्वा शर्मा अपने तरीके से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक घुसपैठिया का भी बहुत अहम मुद्दा रहा है। हेमंत सोरेन भी गए, वो भी लगातार मुद्दा उठा रहे हैं। चाय बागान में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, मजदूरों से कहते हैं 500 रुपये हम आएंगे तो कर देंगे। मतलब आज़ादी के इतने सालों बाद उस स्टेट में ये चर्चा हो रही कि हम 500 रुपये प्रतिदिन आप लोगों की दिहाड़ी कर दें। मतलब उस स्टेट की क्या स्थिति होगी समझा जा सकता है। पिछले 10 साल कांग्रेस की सरकारों में भी और 10 साल बीजेपी की सरकारों में भी। देखिए, हेमंत सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते अपनी पार्टी का विस्तार करने की जिजीविषा उनमें है। हाँ। और इसी निमित्त असम के चुनाव में उन्होंने पार्टिसिपेट करने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पार्टिसिपेट करने का काम किया है। 19 सीटों पर उनके प्रत्याशियों ने नामांकन किया था और किसी कारणवश उनके 3 प्रत्याशियों का नामांकन चुनाव आयोग के द्वारा रद्द कर दिया गया और अभी मैदान में 126 सीटों में 16 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ रही है। एक समय के लिए हम यह मान भी लेते हैं कि सभी 16 सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीत गई, तो उसके बाद भी वो इस परिस्थिति में नहीं रहेंगे कि वो किसी की सरकार। आप ये बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं 10 सीट भी आ जाएगा तो सरकार के नाक में कैसे तेल डाला जाता है हम जानते हैं। अब वो जो कह रहे हैं वो आपने सुन लिया, हम जो कह रहे हैं उसको आप कह रहे हैं 16 आ जाएगा तो क्या होगा? वो 10 मांग रहे हैं। उन्होंने 10 कहा, मैंने कहा 16 कि अगर पूरी की पूरी 16 सीटों पर भी अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव जीत जाती है तो भी वहां आसाम में न वो किसी की सरकार बनवाने में और न किसी की सरकार को बिगाड़ पाने की मतलब आप ऐसा बात करते सागर जी, आपका झारखंड में एक विधायक है, वो कह रहे हैं हम सरकार को नए समीकरण से झारखंड बना देते हैं। हमारा एक विधायक है तो हम तो किसी की चुनौती नहीं दे रहे। हम तो हमारे विधायक जिस क्षेत्र के हैं उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप साथ में सरकार चला रहे हैं, आप एक दूसरे के प्रति जो कटुता आपके मन में है, एक दूसरे के प्रति जो मन मुटाव है, जो रोजाना बयानबाजी हम लोग जो मीडिया में देख रहे हैं, तो यदि अगर कोई असहजता महसूस हो रही हो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सरकार को रन करने में और उन्हें लगता हो कि अगर हम माइनस कांग्रेस की सरकार को आगे बढ़ाते हैं झारखंड में और चलाते हैं तो हमको भविष्य में परेशानी होगी, तो वैसे परिस्थिति में उन्होंने कहा कि हम बाहर से समर्थन आपकी सरकार को दे सकते हैं, बिना सरकार में शामिल हुए। और इसमें भी उन्होंने कहा कि हम जनता दल यूनाइटेड के जो संगठन है और जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके समक्ष इस बात को रखेंगे और फिर विचार करेंगे। पहले आप पहल तो कीजिए, पहले आप अपना दिल बड़ा तो कीजिए कि हाँ हमको माइनस कांग्रेस की सरकार चलानी है। खैर, ये झारखंड की बात पर हम लोग आज विषय है आसाम का, तो हमने यही कहा कि अगर सारी सीटों को वहां जीत भी जाएंगे तो भी जेएमएम की वो रेलिवेंस नहीं रहेगी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा इस वक्त विचार कर रही है। रह गई बात कि हेमंता बिस्वा शर्मा की जो लोकप्रियता आसाम के अंदर में है और जो उनका गेस्चर रहा है लोगों से, बहुत ही एक तो सबसे बड़ी खासियत उनमें यह है कि बहुत इजी अवेलेबल रहते हैं चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद। आम लोगों से उनका जो कनेक्शन है और जो बातचीत और जो व्यवहार है, इससे आसाम के लोग काफी खुश रहते हैं। और एक जो आम जनता होती है, आम जनता को यही चाहिए कि हम हमारे नेता तक बहुत आसानी से अप्रोच कर पाए, बहुत आसानी से
बात कर पाए। चलिए। तो कहीं कोई मुद्दा नहीं है। इस तरीके के जो मुद्दे जो आते हैं कि हिंदू और मुस्लिम का भड़काने का कार्य करे हैं, मुस्लिम भी उनके साथ चुनाव प्रचार में देखे गए हैं, हिंदू भी उनके साथ चुनाव प्रचार में देखे गए हैं, और सबके साथ सबके विकास के लिए हेमंता जी वहां काम कर रहे हैं। अजय जी, नवीन जी कुछ कह रहे हैं। सॉरी। जो जेडीयू के प्रवक्ता सागर जी जो बातें कह रहे थे कि बाहर से समर्थन दे देंगे, देखिए एक बात तो है, इस बात की चर्चा है और मोटे तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया, नक्षत्र न्यूज के कैमरे पर भी एक्सेप्ट किया, चाहे प्रवक्ता हो चाहे मंत्री हो, कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। वो अपने दम पर हर चीज करने में सक्षम है, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो असम हो। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या कहना चाहती है। ये कह रहे हैं बाहर से समर्थन देंगे, लेकिन निश्चित तौर पे असम में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कांग्रेस के फोल्डर से, यानी महागठबंधन के फोल्डर से बाहर आकर के चुनाव लड़ने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी है कि झारखंड में सब चीज ठीक नहीं है, गठबंधन में कुछ हेर फेर हो सकता है। लेकिन मुझे फिलहाल नवीन आप कह रहे हैं तो मुझे याद है, मुझे एक चीज याद है, मैं थोड़ा सा आपसे और इस पे विस्तार से चाहूंगा। मुझे याद है धनबाद में जब नक्षत्र का कॉन्क्लेव हुआ था, आप जयराम महतो का इंटरव्यू कर रहे थे और उस दौरान आपने ये सवाल पूछा था उनसे भी, तो उन्होंने भी कहा था कि आप कुछ दिन रुक जाइए, झारखंड में एक नई सरकार नए समीकरण के साथ दिखेगी। उसके बाद सरयू राय भी इस चीज को दोहरा रहे थे। हाल फिलहाल में झारखंड में जब सत्र चल रहा था उस दौरान भी जयराम महतो से आपने पूछा था, उस दौरान भी इस चीज को कह रहे थे। तो ये जो एक एक विधायक वाला समीकरण है, ये लगता है अंदर से तैयार हो चुके हैं हेमंत सोरेन के कहने पे। देखिए, राजनीति पूरी तरह से संभावनाओं का खेल है और संभावनाएं हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ना कोई किसी का परमानेंट दुश्मन है, ना कोई किसी का परमानेंट दोस्त है, तो कुछ भी हो सकता है। मैं ये बात पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि जेएमएम के जो मंत्री हैं वो भी इस बात को कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बैसाखी की आवश्यकता नहीं है। और कई आप देखेंगे कि रिश्तों में तलखी की बात जहां तक है, तो कई बातें जेएमएम की तरफ से भी कही गई और कई बातें कांग्रेस की तरफ से भी कही गई हैं। अब आने वाले दिनों में क्या कुछ बदलाव होगा ये तो भविष्य के गर्त में छिपा है। लेकिन असम की एक बार बात कर लेते हैं, तो असम में बस यही, अगर इस बार मामला देखेंगे आप, भ्रष्टाचार का भी जिक्र हो रहा था, तमाम तरह की बातें हुई, हेमंता बिश्व शर्मा के उनका व्यक्तित्व, उनके ग्राफ के बारे में चर्चा हो रही थी। लेकिन देखिए जो असम है, मैंने असम के जो सेंटीमेंट को, पूरे चुनावी समीकरण को देखा, यहाँ पर सेंटीमेंट भी एक बड़ा मसला है। और सेंटीमेंट पर मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि अन्य राज्यों के मुकाबले असम का जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा अलग है। और यहाँ पर अगर लोग एक बार आप पर भरोसा कर लिए तो उस भरोसा को निभाते हैं। चाहे कांग्रेस के साथ यहाँ की जनता ने भरोसा किया था, लंबे समय तक बिताया, 10 सालों से बीजेपी की सरकार है, जनता ने भरोसा किया और बीजेपी की सरकार के साथ है। लेकिन इस चुनाव में क्लीन स्वीप जैसी स्थिति नहीं है, फाइट नेक टू नेक है। ना तो कांग्रेस यहाँ पर कमजोर है, ना बीजेपी कमजोर है। अपर असम की सीटें में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरह से कहेंगे तो तड़का लगा दिया है, ट्रिंगल का मामला बना दिया है। तो मुझे लगता है कि 9 तारीख का जब वोटिंग होगा तो देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा किसने कितना कन्विंस कर दिया। और जहां तक एंड ऑफ द डे, यानी चुनाव लगभग अब कहीं 9 तारीख को चुनाव होना है, प्रचार प्रसार कल खत्म हो जाएगा शाम 5 बजे, और इस बीच में जो ये भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस तरीके से गरमाया है, अब देखना होगा कि इससे कांग्रेस को फायदा होगा या नुकसान। मैं कांग्रेस से इस बात को इसलिए जोड़ करके देख रहा हूं कि क्योंकि कांग्रेस को ही फायदा होना है और कांग्रेस को ही नुकसान होना है। अब ये दोनों मसला है कि देखना होगा कि इसमें अब कांग्रेस को फायदा हुआ तो बीजेपी को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा हुआ तो कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि मुद्दा तो बहुत गर्म है। आप देखिए हेमंता बिश्व शर्मा के ऊपर ये जो आरोप लगे हैं, इसके बाद से मुद्दा तो जरूर गर्म है, लेकिन 9 तारीख के वोटिंग के दिन क्या ये जो मुद्दे मसले हैं, क्या इसको सोच करके जनता वोट करेगी, ये अहम सवाल है। अजय जी, आप सुन रहे हैं, एक बेहद महत्वपूर्ण होता है, असम चुनाव के जरिए झारखंड में भी सियासत साधने की कोशिश हो रही है। देखिए, अभी मैं कहता हूँ जिस तरह से सरयू राय जी ने कहा, ये कहीं न कहीं इंडिकेशन है कि एक बड़े पैमाने पर झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग की संभावनाएं बढ़ सकती है इसमें। मतलब आपको लगता है सरयू राय जी जैसे व्यक्तित्व, ऐसे लीडर, हाँ, उनको इस तरह का बयान, देखिए एक सुलझे हुए नेता को इस तरह का जब बयान दे तो कहीं ना कहीं हॉर्स ट्रेडिंग का बढ़ावा इसमें मिलने की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा को मुझे नहीं लगता है कि किसी बैसाखी की जरूरत है, या जो भी है, जो मैंडेट दिया गया है झारखंड
मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में जो मैंडेट दिया गया सरकार को, हाँ। वो सरकार यहाँ की जनता ने एक्सेप्ट किया, उसको मैंडेट दिएगा, वो सरकार चलेगी। मैं दूसरा चीज़ कहना भी चाहता हूँ, अभी नवीन जी कई चीज़ों को कर रहे थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि नुकसान भी अगर होना है तो कांग्रेस को होना, फ़ायदा भी होना है तो कांग्रेस को होना। तो भ्रष्टाचार के सवाल पर हम कई चीज़ों को कहते हैं, लेकिन आप देखिएगा, हमने देखा जनजीवन से जुड़ी कई समस्याओं पर इस इलेक्शन में एक भी चर्चा नहीं हुई। अभी देश में गैस की जिस तरह से समस्या चल रही है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की जिस तरह से समस्या चल रही है, इस पर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने एक भी शब्द अभी तक नहीं कहा है। ये वहाँ की जनता के जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, ज्वलंत मुद्दा है। तो इस सब चीज़ों पर चर्चा अगर नहीं हो रही है, और जैसे सागर जी कह रहे, तो मैं कह रहा हूँ राजनीतिक भ्रष्टाचार किसको कहते हैं। बिहार में हमने नीतीश जी को चेहरा मान के, जब बिहार की जनता ने अगर उनको मैंडेट दिया है और जबरदस्ती उनको अगर आप दिल्ली भेजेगा, तो ये बिहार की जनता के साथ तो भ्रष्टाचार नहीं होगा। ये भी भ्रष्टाचार है राजनीतिक रूप से। जिसके चेहरे को देख के हमने वोटिंग करवा दिया है जनता ने वहां को, उसको आप किनारे करेंगे तो क्या ये राजनीतिक भ्रष्टाचार नहीं है? ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में आते हैं कि जिसके चेहरे को लेकर आपने आगे करके कोई चीज़ों प्राप्त की, उसको आप किनारे करने का काम करेंगे। तो इसे सवाल उठता है, कई चीज़ों पर सवाल उठता है। तो आप उस सवाल को दीजिए ना, जनता के ज्वलंत मुद्दों पर आप चर्चा नहीं कर रहे। झारखंड में सरकार का चेंजेस पर आप बात करने लगे। अरे भैया, झारखंड अगर आसाम में 2 सीट भी, अगर 3 सीट भी जीतते हैं, जैसे 10 सीट मांग रहे हैं हेमंत सोरेन, एक बड़ी भूमिका होगी। 126 के सीट में 10 सीट आना किसी की बहुत बड़ी राजनीतिक भूमिका होगी। आप देख लीजिए, चाहे वो नागालैंड हो, मणिपुर हो, अरुणाचल प्रदेश हो, क्या कितनी सीटों का डिफरेंस रहता है। ठीक है, ठीक है। सागर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद अख्तर अली साहब से रिएक्शन लेंगे। हम यही कहना चाह रहे थे कि जो बातें इन्होंने भी कही, जो बातें मुख्यमंत्री जी के संदर्भ में और जो हॉर्स ट्रेडिंग के संबंध में जो बातें इन्होंने कही कि सरयू राय जी के बयान से हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलेगा, तो आखिर हॉर्स ट्रेडिंग में कौन से विधायक, तो इन्हीं के शामिल होंगे फिर। यही, क्योंकि देखिए समीकरण सरयू राय जी ने बताया है कि 34 जेएमएम के हैं, 4 विधायक आरजेडी के हैं, अब चाहिए और 3 विधायक, 38 हो गए, 41 चाहिए यहाँ सरकार को अस्थिर रखने के लिए। 1 विधायक हमारे हैं उसमें, अगर समर्थन देते हैं तो। उन्होंने तो पहले ही कहा कि हम बाहर से आपको समर्थन करेंगे। तो अब जो 2 की संख्या बचती है वो सिर्फ वो भाकपा माले की बचती है। ताकि हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल कौन होंगे, ये तो जवाब इनको देना चाहिए। इन्हीं के विधायक लगता है पैसा चाहते हैं, इसलिए इस बात को ये चर्चा इसलिए कह रहे हैं। सागर जी, हम अलायंस में लड़े चुनाव, आप अलायंस में नहीं लड़े हैं। इसलिए जब आप अलायंस में चुनाव लड़े, जब बात कर रहे हो, जब आपने आप सीधे करो कि आप मेरे साथ हॉर्स ट्रेडिंग की चर्चा क्यों कर रहे हैं? ऑफर दे रहे हो, फिर आखिर किसको पैसा चाहिए? आखिर कौन किसको पैसा देगा? मुद्दे हॉर्स ट्रेडिंग की आपने चर्चा की, मैं इसलिए अभी चर्चा कर रहे हैं कि हमने अलायंस में चुनाव लड़ा, तो मैंने क्या कहा? पैसा किसको दिया जाएगा? ठीक है, अरे भैया, आप बार बार क्यों कर रहे हैं हस्तक्षेप? चले ठीक है, आप पे मत जिया, पैसा लेगा कौन और पैसा देगा कौन, ये बात को चले ठीक है, अख्तर अली साहब, सारा दूध का दूध, मतलब आप क्यों अनाउंस कर रहे हैं? सरकार को अस्थिर करने की बात करते हैं क्या? अगर आपको लगता है कि आप नहीं, आप यही कोशिश कर रहे हैं। अरे यही मनसा स्पष्ट दिखता है उनका बयान से। आइए हम सरकार, हमको नहीं लगता है कि सरकार, अरे आपको समर्थन मांगा क्या है? अगर सरकार अपना जबरदस्ती आप क्यों समर्थन देने जा रहे हैं? 1 मिनट, समर्थन जबरदस्ती देने की बात 10 कर रहे सेकंड में हैं। हम खत्म कर रहे हैं। ये जबरदस्ती समर्थन की बात कर रहे हैं, महज दिखावा है। अरे जबरदस्ती समर्थन की बात हुआ कर रहे हैं कि जब एक ही राज्य के मंत्रिमंडल के लोग दूसरे राज्य में एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं, मतलब वो भी जनता को बेवकूफ बनाने का काम जबरदस्त करने का काम ठीक किया है, है। अख्तर अली साहब, और जिस तरीके से एक घर के अंदर जो बर्तन होते हैं और जब एक जगह पर कई बर्तन होते हैं तो आपस में टन टन आवाज होते रहता है, और फिर उसको धो करके फिर सरिया दिया जाता है। ठीक उसी तरह जब असम का चुनाव जब अभी चल रहा है तो एक दूसरे को लेकर के तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे को हराने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। और जैसे ही 9 अप्रैल को मतदान समाप्त होगा, ये देखिएगा कि फिर उसी तरह सरकार पहले की तरह चलाना शुरू एक मिनट में इनका बातों का पहले जवाब दे दूं, क्योंकि हम लोग मुद्दे से भटक गए हैं।
इनका बातों का छोटा सा जवाब और अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष का बातों का कोड करते हुए कहूँगा कि पहले तो इनका बात का जवाब दे देता हूँ कि 2019 में जेडीयू यहाँ से चुनाव लड़ी थी झारखंड से। बिहार में इनकी सरकार थी बीजेपी से, बिल्कुल, और चुनाव लड़ रहे थे किसके खिलाफ? वहाँ से मंत्री भी आ रहे थे, बीजेपी को गाली बक के जा रहे थे। ठीक है, तो ये वो अगर बात उठाते हैं तो शर्म आती है। इसी पे हमारे जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सुन लीजिए, इंडिपेंडेंट होता नहीं है आपका, आप राष्ट्र पार्टी, सुन लीजिए, आप राष्ट्र पार्टी का, तो हम कोई एंटी एनडीए गठबंधन का हिस्सा नहीं थे। वो जेएमएम वहाँ किसका इसमें है? हिस्सा नहीं चले, ठीक है, समय अब ही है सर, एक रिएक्शन लेंगे, खत्म करेंगे। इंडिपेंडेंट चुनाव सागर, तो वहाँ पर जेएमएम क्या कर रही है? चलो ठीक है सर, अपनी बात पूरी कीजिए। अब देखिए, दूसरी बात यह है कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत सटीक और बहुत अच्छी बात कहा है, सोशल मीडिया पे भी दिया है कि सूखा नशा जो होता है ना, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बोला ये बहुत घातक होता है, शारीरिक तौर पे भी और राजनीतिक दलों को भी। अब शारीरिक तौर पे रात को ये नशा करके लोग सोते हैं, सपना देखते हैं बड़े बड़े, और सपना टूटती है, बिस्तर से गिरते और सर फोड़ लेते हैं, और सुबह में राजनीतिक बहसबाजी में अपना भद पिटाते हैं। यही है। और मुख्यमंत्री जी जेफरी एस्टीन और खैरात ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाएंगे। चलो ठीक, ये हमें पूरा विश्वास है। ठीक है। अब दूसरी बात की देखिए, चर्चा हो रही है असम की, और हमें असम पे ही आज फोकस करना चाहिए। भ्रष्टाचार एक बड़ी मुद्दा है, और आप जैसे अजय जी कह रहे थे कि वहाँ होना चाहिए कि जो वैश्विक संकट अभी गैस का जो हुआ है, खास करके इंडिया में जो हो रहा है, तो अजय जी आपकी जानकारी के लिए बोल दूं कि ये चुनाव चल रहा है अभी, और हम जो लाइनों में लगे हुए हैं ना, असम में या तमिलनाडु में, केरल में, सारा वहाँ पर चला जा रहा है। सर अब समय नहीं है, जिस दिन खत्म होगा चुनाव उस दिन आप देख लीजिएगा हालत और क्या होगा। चलिए, अख्तर अली साहब, नवीन जी हमारे साथ कुछ कहना चाहते हैं, एक रिएक्शन उनसे लेंगे क्योंकि वो झारखंड में लगातार, असम में 1 महीने से घूम रहा है। नवीन, आप जो कहना चाह रहे हो कहिए, और एक सवाल और आपसे, वहाँ पे जो साहब ने कहा, हाँ बस कंटिन्यू, अख्तर साहब ने एक बात का जिक्र किया कि एलपीजी को लेकर के जो समस्या, आज गैस की जो किल्लत है, पूरे राजनीतिक रैलियों में इसका जिक्र नहीं हुआ। इन्होंने ये कहा, देखिए विपक्षी पार्टियां तो सवाल उठाई, और कांग्रेस भी कोई बहुत बड़े स्तर पर एलपीजी का मुद्दा या मसला उठा करके कोई आंदोलन नहीं किया यहाँ पर, मैंने नहीं देखा। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि भाई मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूं, मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत कर रहा हूं, समझ रहा हूं, भाई कोई भी व्यक्ति आज जो गैस की किल्लत है ना, इसको लेकर के राजनीतिक मुद्दा नहीं बना रहा है। वो लोग इस बात को जान रहे हैं कि ये कहीं एक इंटरनेशनल समस्या है। आप इस बात को समझिए कि चुनाव है राज्य में, और कोई गैस की किल्लत पर बात नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति ये नहीं कर रहा है कि गैस नहीं है हम वोट नहीं देंगे, ये इस पर बात नहीं कर रहा। आप समझिए कि किस तरीके से पैटर्न बदल रहा है लोगों के सोचने का। यहाँ जो लोग जो लाइन लग रहे हैं रात भर, यहाँ वो स्थिति है असम में, वो थोड़ा जानना चाहेंगे। बिल्कुल अख्तर भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं डिब्रूगढ़ से लेकर के गुवाहाटी तक कई जिलों से गुजरा हूं, और उन जिलों में मैं डिब्रूगढ़ में आज सुबह की बात बता रहा हूं कि कम से कम 100 लोग लाइन में लगे होंगे। यहाँ घरों के बाहर सिलेंडर जो है वो रखा हुआ रहता है। लेकिन अफसोस की बात है, मैं एक पत्रकार के तौर पर ये बात को कह रहा हूं कि राज्य में चुनाव है, लेकिन गैस किल्लत को लेकर के लोगों में उस तरीके का आक्रोश मैं नहीं देख पा रहा हूं। लोग गैस को लेकर के कि भाई चुनाव में हम लोग सवाल पूछ रहे, भाई किसको वोट देंगे, सरकार से खुश हैं कि नहीं खुश हैं। ठीक है, कुछ लोग 100 में से 10 में से 2 लोग भले इस बात का जिक्र किए हों, लेकिन ये गैस की किल्लत को लेकर कोई मैं बहुत बड़ा आंदोलन नहीं देख पा रहा हूं। पता नहीं इसके क्या मतलब, एक सवाल का जवाब आपसे चाहिए, उसके बाद खत्म करेंगे क्योंकि आप लोगों को भी जा रहे हैं। वहां पे कांग्रेस पार्टी के जो झारखंड के मंत्री हैं, वो हेमंत सोरेन पे निशाना साध रहे हैं या खामोशी है, बीजेपी पे सीधा अटैक कर रहे हैं? और दूसरा सवाल है, हेमंत सोरेन क्या कांग्रेस के उन नेताओं पर निशाना साध रहे हैं, या सिर्फ वो बीजेपी पर ही सेंट्रलाइज है? ये नहीं, मुख्यमंत्री ने अपनी जनसभा में इसका जिक्र किया कि यहाँ पर सरकारें आई, सरकारें गईं। कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, बीजेपी 10 सालों से शासन कर रही है, लेकिन आदिवासियों का जीवन वही है।
है। जो अंग्रेजी हुकूमत के समय जो नियम कानून में बंधे हुए थे यहाँ के चाय बागान के चाय जनजाति, आज भी वही नियम कानून से बंधे हुए, उनकी जिंदगी नहीं उठ पाई। तो ये इस बात का जिक्र, लेकिन कांग्रेस और जेएमएम व्यक्तिगत तौर पे सीधे तौर पर मैंने इस चुनाव में एक दूसरे पर सीधे तौर पर छींटाकशी करते हुए मैंने नहीं देखा। हाँ, लेकिन मैंने जिन मंत्रियों से बातचीत की, जिनका इंटरव्यू लिया, तमाम चीजें, एक बात जरूर कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही, नक्षत्र न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि देखिए राजनीतिक पार्टियों को अधिकार है फैसले लेने का। हाँ। राजनीतिक पार्टियों को गठबंधन में रह करके भी अधिकार है कि वो अपने हिसाब से, अपने पार्टी के हिसाब से डिसीजन लेने का। डायलॉग्स गठबंधन में हमेशा पूरे नहीं होते हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा नहीं है कि मेरी जो शक्ति है मैं उस शक्ति के लिहाज से जो है चुनाव नहीं लड़ूं। देखिए बाकी झारखंड मुक्ति मोर्चा के और भी मंत्रियों ने कहा कि भाई, अब सुदीप सोनू कल कह रहे थे, स्पष्ट कह दिया कि बैसाखी की आवश्यकता नहीं है, कोई कंफ्यूजन में नहीं रहे बीजेपी और कांग्रेस। तो देखिए ये अपने तरफ से बातें कही जा रही हैं, लेकिन एक दूसरे पर हार्डकोर तरीके से जो आरोप लगाना होता है वो ना तो मैंने कांग्रेस को के मंत्रियों को देखा, ना जेएमएम के देखा। दीपिका पांडे तो गुस्सा गई इसी सवाल पर कि जब जेएमएम और कांग्रेस के बारे में उनसे सवाल पूछा गया कि आप दोनों झारखंड में साथ है, यहाँ अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इसका कोई जो है फर्क पड़ सकता है, क्या इसका उल्टा प्रभाव पड़ सकता है, वो इस सवाल पर वो गुस्सा गई। तो आप समझिए इस बात को कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि ठीक है, एक चूंकि झारखंड में सरकार है तो एक फ्रेंडली। हाँ चलिए ठीक है, बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका, आप तीनों का भी शुक्रिया अजय जी, अख्तर अली साहब और सागर जी जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। टू द पॉइंट में अभी के लिए बस इतना ही।